नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 18 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: मात्रात्मक विश्लेषण। तो इस वीडियो में हम कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत विभिन्न तत्वों के मात्रात्मक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन में मात्रात्मक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा रसायनज्ञ कार्बनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का निर्धारण करते हैं। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतिशत संयोजन का निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित विधियों द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन के निर्धारण को समझ लेते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों तत्वों का आकलन एक ही प्रयोग द्वारा किया जाता है। कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को कॉपर सेकंड ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाने पर कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक की जो ज्ञात मात्रा है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर जो प्रतिदर्श है उसको यहाँ पर बर्नर की सहायता से जो कार्बनिक यौगिक है उसको गर्म किया जा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर CO पैलेट्स यहाँ पर रखे होते हैं। जब इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो यहाँ पर CO2 और H2O का निर्माण होता है। अब जो CO2 और H2O है उनको निर्जल CaCl2 और KOH विलयन से प्रवाहित किया जाता है और जो आपका CO2 और H2O होता है वो यहाँ पर इन विलयन में अवशोषित हो जाती है। यदि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम और बनने वाले जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 ग्राम है तो वहां पर कार्बन का जो प्रतिशत हो जाएगा वो कार्बन का यहाँ पर अणुभार मल्टीप्लाई बाय m2। m2 का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100, CO2 का अणुभार जो कि यहाँ पर 44 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कार्बनिक और मल्टीप्लाई यहाँ पर कार्बनिक यौगिक का अणुभार। तो इनको हम यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कार्बन का प्रतिशत हमें ज्ञात हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हमें हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार जो कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस है उसका यहाँ पर जो परमाणु भार है वो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय m1 यहाँ पर जो है वो H2O के यहाँ पर जो m1 है ये H2O के भार H2O के द्रव्यमान को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पर 18 जो है वो H2O का अणुभार है, मल्टीप्लाई बाय m यहाँ पर क्या है, कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। तो इनको भी यहाँ पर डिवाइड करने पर हमें हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण 8.20 से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 0.246 ग्राम कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन के फलस्वरूप 0.198 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.1014 ग्राम जल प्राप्त होता है। यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशतताओं की गणना कीजिए। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा को हम इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 12 की जगह 12 आ जाएगा। m2 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान था जो कि यहाँ पर कितना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है
तो 0.198 तो वो यहाँ पर आ जाएगा। 100 की जगह 100 ही रहेगा। 44 की जगह 44 ही रहेगा। एम की जगह कार्बनिक यौगिक का भार आ जाएगा, जो कि हमें दे रखा है। कार्बनिक यौगिक का जो भार है वो 0.246 ग्राम है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इनको हल करने पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी 21.95%। इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा भी ज्ञात कर लेंगे इसी सूत्र से। तो यहाँ पर 2 की जगह 2 ही रहेगा। M1 यहाँ पर होगा H2O का भार। तो H2O का भार जो है वो यहाँ पर दिया है 0.1014, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। 100 की जगह 100 ही रहेगा। 18 जल का अणु भार यहाँ पर एज इट इज रहेगा। M जो है वो कार्बनिक यौगिक का भार, जो कि 0.246 ग्राम हमको यहाँ पर दिया है। इनको डिवाइड करने पर यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात हो जाएगी 4.58। तो इस तरीके से हम कार्बन एवं हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आकलन की यहाँ पर दो विधियां हैं। पहली है ड्यूमा विधि और दूसरी है कैल्डाल विधि। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्यूमा विधि को। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त होती है। कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक होता है उसको हम CuO के साथ जो है वो गर्म करते हैं। तो यहाँ पर CO2, H2O, N2 एवं Cu का यहाँ पर निर्माण होता है और ये उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को गर्म कॉपर तार पर प्रवाहित कर नाइट्रोजन में अपचयित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार प्राप्तीय गैसीय मिश्रण को जब हम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम के जलीय विलयन में एकत्र कर लिया जाता है तो कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित हो जाती है, और जो नाइट्रोजन होता है वो अनसाकित नली के ऊपर भाग में एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त गैसीय मिश्रण मिला था इसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में एकत्र करते हैं, और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अवशोषित हो जाती है, और जो नाइट्रोजन होती है वो जो नली होगी वो उसके ऊपर जमा हो जाती है, और इस प्रकार हम नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। और STP पर VmL में N2 का जो द्रव्यमान होता है वो 28 इंटू वी डिवाइडेड बाई 2422400 ग्राम होता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता का फॉर्मूला होता है वो होता है 28 इंटू वी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 22400 मल्टीप्लाई बाई M। अब हम इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है और CO होता है, इसको भट्टी में यहाँ पर गर्म किया जाता है। CO2 को यहाँ से पास की जाती है। जैसे ही ये अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, N2 इनका निर्माण होता है। इनको हम उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से पास करते हैं, जहाँ पर CO2 जो है वो अपचयित हो जाती है और नाइट्रोजन जो है इस नली के यहाँ ऊपर पे एकत्रित हो जाती है, जिसका प्रतिशत हम बाद में ज्ञात कर लेते हैं। अब हम NCERT का उदाहरण 8.21 को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन अणुमापन की ड्यूमा विधि में 0.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का भार हमको दे रखा है 0.3 ग्राम। 300 केल्विन ताप पर तथा 715 दाब पर 50 ml नाइट्रोजन देता है। यौगिक में नाइट्रोजन के प्रतिशतता की गणना कीजिए, जबकि यहाँ पर 300 केल्विन ताप पर जो जलीय तनाव होता है वो 15 के बराबर होता है। अब हमें 300 केल्विन ताप और 715 पर एकत्र नाइट्रोजन का आयतन हमको यहाँ पर दिया है, कितना है, 50 ml है। अब जो वास्तविक दाब होगा वो 715 में से जो जल का तनाव होगा उसको माइनस करने पर निकलेगा, जो क्या है यहाँ पर
700 mm। अब एसटीपी पर नाइट्रोजन का आयतन हमें निकालना है। तो एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है वो 273 होता है। जो हमको यहाँ पर वास्तविक दाब है वो 700 है। जो आयतन हमको दे रखा है वो 50 जो है वो ml के इक्वल है। 300 यहाँ पर हमको केल्विन, हमको जो ताप दे रखा है वो 300 केल्विन है। और एसटीपी पर जो प्रेशर होता है वो 760 mm के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से एसटीपी पर जब हम नाइट्रोजन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं तो 41.9 ml के इक्वल आता है। अब हमें ये पता है कि एसटीपी पर 22400 ml नाइट्रोजन का एसटीपी पर जो भार होता है वो 28 ग्राम होता है। तो 1 ml पर नाइट्रोजन का एसटीपी पर भार हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 22400। 1 ml पर अगर इतना होगा तो 41.9 ml पर निकालने के लिए हम 41.9 ml से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार 41.9 ml में नाइट्रोजन का एसटीपी पर द्रव्यमान जो है इतने के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान मिल चुका है। अब हमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन का जो भार है इसको हम 100 से गुणा कर देंगे और मल्टीप्लाई जो डिवाइड है उसको हम जितना हमको यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है तो डिनोमिनेटर में या भाग में हम उतने से यहाँ पर गुणा कर देंगे। और इसको हल करने पर हमें यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो है वो 17.46% ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता को ड्यूमा विधि से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं मात्रात्मक विश्लेषण को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।